वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये लेक्चर 2 होगा केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें हम आयनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन रहेगा। आयनिक बॉन्ड पूरा खत्म होगा, कोवलेंट बॉन्ड कुछ पार्ट बच जाएगा जो कि हम अगले टाइम से उसको खत्म करेंगे। आयनिक बॉन्ड थोड़ा छोटा है। आयनिक बॉन्ड एक्चुअली और डिटेल में पढ़ाया जाता है और डिटेल्स होता है उसमें, ठीक है, जैसे बैक बॉन्डिंग वगैरह और भी बहुत कुछ आएगा, लेकिन वो थोड़ा बाद में पढ़ने का होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा, प्रॉपर्टीज और उसके कंडीशन ऑफ फॉर्मिंग में आयनिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन रहेगा और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन रहेगा कुछ हद तक। उसके बाद अगले लेक्चर से हम देखेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बाद इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, जैसे कि फॉर्मल चार्ज, यूज डॉट स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करना है, क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, रेजोनेंस, बॉन्ड ऑर्डर और भी बहुत कुछ रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। The electrostatic Coulombic force of attraction between cation and anion is called ionic bond। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक सा बात है, ये आयनिक बॉन्ड यहाँ लिखा है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे? Na+Cl-, यहाँ देखो Na के पास पॉजिटिव चार्ज, अगर इसको आयनिक फॉर्म पे ब्रेक किया जाएगा NaCl का बॉन्ड को, सपोज NaCl का बॉन्ड है एक हमारा NaCl, ठीक है, ये एक बॉन्ड इसके बीच में है, इसको अगर ब्रेक करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से हम हीट तो नहीं दे सकते हैं इसको, हमको क्या करना पड़ेगा? इसको पानी में डालना पड़ेगा H2O में। एंड पानी इज गुड पोलर एजेंट, पानी भी तो एक पोलर है ना। तो और NaCl के पास भी पोल्स हैं, Na+ और Cl- के फॉर्म पे उसके पास वो पोल्स में, तो लाइक डिजॉल्व्स लाइक के उस फंडे से हम ये देख सकते हैं कि NaCl डिजॉल्व कर जाएगा, यानी कि वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, एक्वस मीडियम में रहेंगे आयंस। और MgO को भी हम वैसे सिमिलरली ब्रेक कर सकते हैं पानी में डाल के। इसको अगेन इसको हीट करके ब्रेक नहीं किया जा सकता है, क्यों? उसके रीज़न के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी मैं बता दिया क्या है क्या नहीं। और फिर क्या लिखा है? इट इज़ फॉर्म बाय कंबाइनिंग स्पीसीज थ्रू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन स्पीसीज टू अनदर। एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन forms cation and atom gaining electrons form anion. The cations and anions attract each other by Coulombic force of अट्रैक्शन और रिपल्शन जो भी है, एंड फॉर्म आयनिक बॉन्ड। कोलम्बिक फोर्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक सब्सिक्वेंट रहेगा या एक टाइप रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं जो मैं पानी के साथ बोला और वो भी आएगा। ठीक है, और पहले उसके पहले लेकिन अभी बाकी कुछ कुछ चीज़ें आएंगी, जैसे कि यहाँ पे जो लिखा है कि एटम लूजिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स कटायन, मतलब जो एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो कटायन बनाएगा, और जो आयन अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, वो अनायन बनाएगा। तो ये NaCl के पास क्या है? 2 और 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, Na के पास तो वो क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ देगा और 2 और 8 में आ जाएगा। Na किस में आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैग्नीशियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ऐसे वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना। Na+ और Cl- यहाँ पे आ रहा है ना, लेकिन Cl को भी हमको ब्रेक करना पड़ेगा। Cl को Cl- में अगर चेंज करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो वो भी अपना ऑक्टेट ये कर लेगा 288, और फिर आपस में इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं और एक NaCl का क्रिस्टल फॉर्म हो सकता है, जैसे कि हम देख रहे हैं। ये बेसिकली एक क्रिस्टल फॉर्म हुआ है यहाँ पे और NaCl का है। कैसे फॉर्म हुआ है? यहाँ पे सिंपल वे में लिखा है कि Na को एक इलेक्ट्रॉन देंगे और Cl- को भी Na से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे और Na+ बनाएंगे, क्योंकि Na 11th में रहेगा, 11th नंबर है उसका, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो क्या बनाएगा? कटायन बनाएगा, कटायन पॉजिटिव इधर। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा ताकि ये Cl- करके अपने आप को स्टेबल करे, तो NaCl बनाएगा क्रिस्टल। जो नमक रहता है उसको भी ऐसे ही बनाया जाता है। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज एन आयनिक बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। ठीक है, फिर अब आते हैं बॉर्न हेवर साइकिल। बॉर्न हेवर साइकिल
हम मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स वगैरह, केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह गैसियस स्टेट्स में पढ़ते हैं पीसी में, और आईओसी में भी हम पढ़ते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर बताऊँगा ये क्या होगा। यहाँ पे Na सॉलिड जो है, ठीक है, ये सब्लिमेट करेगा, Na गैस बनाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेशन एनर्जी को हम डेल्टा एच सब लिखते हैं, ठीक है, एज अ शॉर्ट फॉर्म। Na गैस बनाएगा, सॉलिड से गैस को चेंज करने के लिए हमको ये सब्लिमेशन एनर्जी इसको देना पड़ेगा। फिर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या होगा, आयनेशन एनर्जी। इसको लेट्स से दिस इज द आयनेशन एनर्जी 1, IE1, और इसके पास एक प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। उसके बाद Cl गैस के देखते हैं, ठीक है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लेकिन हाफ रहेगा ताकि यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन फॉर्म हो सके। ठीक, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का आधा देंगे तो ये Cl2 ब्रेक करके Cl गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर Cl माइनस गैस हम बना लेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी से, विच इज डेल्टा एच Eg in short form. And now this both ions combine to form NaCl solid, और ये को इसको सॉलिड में फॉर्म करने के लिए, इसको फॉर्म होने के लिए हमको लैटिस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। लैटिस एनर्जी मतलब क्या होता है, जो एनर्जी एक क्रिस्टल फॉर्म करने में हेल्प करे। लैटिस का मतलब ही होता है क्रिस्टल। सॉलिड स्टेट्स में अच्छे से इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन रहता है कि भाई एक, इसको हम एक लैटिस बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्यूब जो मैं बना रहा हूँ ना, इसको एक लैटिस बोला जा सकता है। अगर खाली रहेगा तो इसको वर्ड बोलेंगे, खाली है, अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं। बट अगर हम यहाँ कहीं पे एटम डाल डाल के बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, ये एक लैटिस एनर्जी देता है जिससे वो बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और लैटिस एनर्जी नेगेटिव रहता है। ठीक है, और एज नेगेटिव रहता है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है। इलेक्ट्रॉन गेन भी जो रहेगा हमारा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये डेल्टा एच Eg, ये भी हमारा नेगेटिव रहेगा, और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही रहेगा। ठीक है, डेल्टा एच एफ जो है ये फॉर्मेशन के बारे में बता रहा है, और ये नेगेटिव रहेगा। और फिर डेल्टा एच सब्लिमेशन और प्लस आई आयनेशन एनर्जी 1 प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस डेल्टा एच Eg प्लस डेल्टा एच Ag। अच्छा, सब्लिमेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ये सब पॉजिटिव रहेंगे, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस रहेंगे। ठीक, अब एक चीज़, बॉन्ड को फॉर्म होने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैं इसको एक्सप्लेन कर, वो क्या बोल रहा है कि रिलीज एनर्जी जो है हमेशा ऑब्जॉर्व एनर्जी से ज़्यादा होना चाहिए, तो ही बॉन्ड फॉर्म हो पाएगा। रिलीज एनर्जी और ऑब्जॉर्व एनर्जी मतलब क्या। ठीक है, हमारा जो डेल्टा एच एफ है, ठीक है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन का एक टोटल बता रहा है, ये जो है हमारा, ये क्या होना चाहिए, 0 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ रिलीज एनर्जी जो हो रहा है, जिसमें क्या एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो वो जो प्रोसेस होगा वो उसके ऑल्टरनेटिव प्रोसेस से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि एंडोथर्मिक एनर्जी या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे बता सकते हैं कि डेल्टा एच ई जी प्लस लैटिस एनर्जी वाला जो एनर्जी है जो एक्सोथर्मिक रहेगा, मैं उल्टा बोल दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का जो रहेगा मॉड्यूलस के हमको हिसाब से देखना है, मॉड देखना है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू नहीं देखना है। ठीक है, हालांकि मैं बताया कि लैटिस एनर्जी ज़्यादा चाहिए ताकि ये बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो सके। लैटिस एनर्जी को बहुत सारे एनर्जी से ज़्यादा होना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल का काम होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन देने के। ठीक है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन वैसे भी Cl का अलग से रहेगा, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल रहेगा, तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी भी ज़्यादा रहेगा। अब इन दोनों को सम अप करेंगे तो नेगेटिव में कुछ आएगा, बट मॉड्यूलस लग जाएगा तो खाली उसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो हमारा वो ज़्यादा होना चाहिए बाकी एंडोथर्मिक प्रोसेस से, एंडोथर्मिक रिएक्शन से हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एनर्जी ज़्यादा होना चाहिए। एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस यहाँ पे ये सारे होंगे, ये दो एक्सोथर्मिक रहेंगे, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेंगे, विच इज आयनेशन एनर्जी और सब्लिमेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
अब बात करते हैं कंडीशन ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स रिलीज एनर्जी यानी कि लैटिस एनर्जी और हमारा जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी एनर्जी जो भी है वो ज़्यादा होना चाहिए ऑब्जर्व्ड एनर्जी से, यानी कि ऑब्जर्व हो रहा है मतलब प्लस, ठीक है, पॉजिटिव साइन, और एनर्जी रिलीज हो रहा है सिस्टम से माने नेगेटिव, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा उल्टा कन्वेक्शन रहता है, बट लॉजिक है इसमें भी, तो कोई अलग सी बात नहीं है। डेल्टा एच ई जी प्लस लैटिस एनर्जी शुड बी मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव मतलब मैग्नीट्यूड वाइज मोर पॉजिटिव बोल सकते हो इसे। आयनेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी शुड बी लेस, ठीक है। होंगे तो ये पॉजिटिव में, लेकिन पॉजिटिव में भी उनको नियर अबाउट जीरो के नंबर पे रहना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर की एनर्जी नहीं ले सकते हैं। अगर ज़्यादा ऊपर की एनर्जी इनको चाहिए या इनके हैं तो वहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन पे दिक्कत आ सकती है, अगर हम कंपेयर करेंगे उसको लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एनर्जी के। अब ionic bond is found between S block elements and elements of 6A and 7A group, ठीक है। ये जस्ट फॉर एन एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि आयनिक बॉन्ड खाली इसमें ही फॉर्म होता है, ये जस्ट लिखवाने के लिए और एग्जांपल के तौर पे मैं बताया कि बस हाँ इतना ही होगा। एक एग्जांपल है NH4 प्लस और PH4 प्लस कटायंस आल्सो फॉर्म आयनिक बॉन्ड। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड के बारे में। आयनिक बॉन्ड इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ओमनी डायरेक्शन या फिर नॉन डायरेक्शनल भी बोल सकते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स गिवन बाय दिस, इसके बीच में जैसे मैं NaCl बोला, ठीक है, तो NaCl और Na प्लस और Cl माइनस, लैटिस को हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस और बहुत बंच ऑफ आयंस, उसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो एक लैटिस है अपने आप में, ठीक है। तो NaCl के बीच में बहुत अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए हम उसको जितना भी हीट कर लें वो टूटेगा नहीं। बट उसको अगर हमको डिजोल्व करना है या हमको उसको आयंस के फॉर्म पे ब्रेक करना है तो एज आई सेड कि उसको पानी में डालना पड़ेगा, बिना पानी में डाले वो नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि पानी खुद एक पोलर एजेंट है, ठीक है, पोलर मीडियम है वाटर खुद। और आयनिक बॉन्ड में जितने भी मॉलिक्यूल्स रहेंगे सब अपने आप में पोलर फॉर्म पे एग्जिस्ट करते हैं, तो वो अपनी वैलेंसी को या फिर अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो टूट जाएंगे, लेकिन हीट करने से नहीं टूटेंगे। Physical state, because of omnidirectional nature of ionic bond, they form 3D solid aggregates of cation and anions which are arranged in well-defined geometry. Thus, electrovalent compounds form crystalline solid. They never exist as isolated molecules like covalent bond. क्या बोल रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो अपने आप में एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल्स के हिसाब से रह सकते हैं, बट आयनिक बॉन्ड में जितने भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके एग्जिस्टेंस का नेचर ही ये है कि वो आपस में कुछ कुछ करते हैं, आपस में उनका कुछ रहता है संबंध, रिलेशनशिप, दैट्स व्हाई दे फॉर्म आयनिक बॉन्ड, अदरवाइज वो आयनिक बॉन्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ये क्या बोल रहा है कि आयंस रिमेन इन लैटिस एंड नॉट अलाउड टू मूव अंदर। जैसे हम NaCl को ले लें खाली, ठीक है, अब बहुत सारा नमक हम डाल दें और दो टायर ले लें, बैटरी से लाइट वाइट कनेक्ट कर लें, एक सर्किट बना लें और नमक को हम एज ए स्विच यूज़ करें, स्विच में यानी कि कंडक्शन के लिए हम उसको यूज़ करें, तो हम देखेंगे कि हम तार पॉइंट कर रहे हैं नमक पे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बट अगर हम पानी में, पानी भी हम बोलेंगे कि अगर प्योर वाटर लिया जाए H2O तो वो उतना अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, बट उसमें अगर थोड़ा सा नमक पानी डाल दिया जाए तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। तो वो वही बोल रहा है कि वो जो है एक्वस स्टेट पे, एक्वस फॉर्म पे NaCl आयंस में टूटेगा तो वो आयंस उसके फ्रीली मूव कर सकेंगे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। NaCl का क्रिस्टल फॉर्म पे वो नहीं कर सकता है क्योंकि वहाँ पे आयंस पैक्ड रहते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली और इवन मूव, ठीक है। हार्डनेस के ऊपर बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर हार्ड बिकॉज ऑफ नॉन डायरेक्शनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द क्रिस्टल, बट they are brittle when an external force is applied. Anion cation repulsion on increases and crystal breaks down. क्या बोल रहा है कि वो नॉन मतलब
नॉन डायरेक्शनल है यानी कि ओमनी डायरेक्शनल है कि इनके पास कोई डायरेक्शन नहीं, क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते हैं आयंस उसमें। ठीक है, तो वो बहुत हार्ड रहते हैं। नमक को भी अगर हम देखें तो उसको दबाने का कोशिश करेंगे तो नमक भी बहुत हार्ड रहता है। कोई भी क्रिस्टल को हम देख लें, आयनिक क्रिस्टल को, आयनिक कंपाउंड के क्रिस्टल को, तो उसको बहुत हार्ड रहता है, बट दे आर ब्रिटल। अगर उसमें हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, डिफॉर्मेशंस हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आयन आयन रहेगा, कटायन कटायन रिपल्शन इंक्रीज होके वो क्रिस्टल जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्सेस एंड हार्डनेस दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, उसके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वो बहुत हार्ड है क्योंकि उसमें अपना क्या बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल है वो, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा हार्ड भी है, तो उसलिए वो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उसका बहुत ज़्यादा है। दैट्स वाई ये बोल सकते हैं कि NaCl को अगर हम हीट करेंगे, कोई सॉल्ट के क्रिस्टल को या कोई भी और सॉल्ट के क्रिस्टल जो कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, उनको हीट अप करेंगे तो उनको हीट करके ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट ज़रूरत पड़ेगा। सॉल्युबिलिटी पे चर्चा करते हैं। आयन कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन polar solvents having high dielectric constant. As dielectric constant increases, attraction force between ions decreases. ठीक है, क्या बोल रहा है, जैसे हमने बोला कि पोलर सॉल्वेंट्स का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे उसका रीज़न दिया है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है पोलर सॉल्वेंट्स का वो ज़्यादा रहता है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे ही बढ़ता है आयंस के बीच में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आयंस के बीच में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे भी बढ़ता है तो जो है हमारा क्या, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन आयंस दे डिक्रीजेस ऑल ऑफ सडन या फिर नॉर्मली। और वाटर हमारा बहुत अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रहता है, तो उसलिए हम ये बोल सकते हैं कि वो पानी में बहुत अच्छे से डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब बोलने से क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्वेंट टू डिक्रीज द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस, बिटवीन द फॉलोइंग आयंस। ठीक है, इसकी ही प्रॉपर एक डेफिनेशन रहेगी। और वाटर की यहाँ पे लिखा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो रहेगा वो 82 रहेगा। ठीक है, तो जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयंस घट जाएगा तो आयंस जो रहेगा वो सॉल्यूबल ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ठीक है, क्लियर। अब वो क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन आयन कंपाउंड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन इन वाटर, ड्यू टू आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्यूट, हाइड्रेशन और सॉल्वेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, वो एनर्जी जो किसी भी चीज़ को, किसी भी मॉलिक्यूल को डिसॉल्व कर सके पानी में, उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए लैटिस एनर्जी से, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है लैटिस एनर्जी से, तो वो लैटिस एनर्जी का फोर्स को तोड़ देगा। वो अपने फोर्स के अंदर लैटिस एनर्जी का जो लैटिस बनने में हेल्पफुल हुआ है उसको वो क्या करेगा, तोड़ देगा। तो एज उसमें बोल ही रहा है कि वो तोड़ देगा, तो वो उसमें डिजॉल्व कर पाएगा क्योंकि वो हाइड्रेशन एनर्जी है और उसका प्रॉपर्टी यही है, उसका काम यही है कि वो चीज़ें को अपने साथ पानी में डाइल्यूट करे। ठीक है, और अगर लैटिस एनर्जी यानी कि जो अट्रैक्शन फोर्स या कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा है, एटम्स के बीच में ज़्यादा है, और हाइड्रेशन एनर्जी कम है, तो वो कंपाउंड सॉल्यूबल नहीं होगा। आइसोमॉर्फिज्म पे बात करते हैं। कंपाउंड्स हैविंग सेम टाइप ऑफ फॉर्मूला, साइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंस्टिट्यूट यूनिट्स मस्ट बी कंपेरेबल, क्रिस्टल शुड हैव सेम टाइप ऑफ यूनिट्स। यूनिट सेल वगैरह तो सब सॉलिड स्टेट का है कि या तो क्लोज्ड पैकिंग रहेगा या फिर उस हिसाब से जो भी रहता है क्यूब सॉलिड स्टेट्स में। साइड्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कंस्टिट्यूट यूनिट्स मस्ट बी कंपेरेबल, उसके जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट्स रहेंगे यूनिट सेल के वो सब कंपेरेबल होने चाहिए। बेसिकली आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं, और इनका फॉर्मूला सेम रहेगा। ये प्रॉपर्टीज है आयनिक बॉन्ड्स में, थोड़ा आइसोमॉर्फिज्म यानी कि आइसोमेरिज्म का प्रॉपर्टी ज़्यादा रहता है। अब बॉन्ड ऑर्डर
ये बॉन्ड ऑर्डर का सिर्फ फॉर्मूला लिखवाया और एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। बाकी बॉन्ड ऑर्डर हम अगले लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल पे डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, अब एटम्स यहाँ पे दो एटम्स लेना है हमको, एक इधर से CO है और एक यहाँ से CO है। तो इसके बीच में कितना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड है। यहाँ पे कितना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो एक एक। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल RS डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ RS। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड की जगह हम ऑल ओवर बॉन्ड लिख सकते हैं, यानी कि डबल बॉन्ड जो एक होता है वो एक ही बॉन्ड कंसीडर होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी जो है वो एक बॉन्ड कंसीडर होगा। ठीक है, तो अगर नहीं तो भी हम ऐसे भी देख सकते हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा इसका। तो वो वही है कि कुछ नहीं, मतलब इसमें क्या रेजोनेंस होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन ऑल RS डिवाइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय टोटल। इस पर डिटेल डिस्कशन रहेगा अगले लेक्चर पे। ठीक है, अभी के लिए फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? According to Lewis, a covalent bond or a molecular bond is chemical bond that involves the sharing of electron pairs between atoms. The electron pairs are known as shared pair or bonding pairs, and the stable balance of attractive and repulsive forces between atoms when they share electron is known as covalent bonding. कोवेलेंट बॉन्ड हम क्लास 10 में पढ़ते हैं कि कार्बन ये जो सब बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ये क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं एटम्स के बीच में, या फिर तेरा, या फिर उनका जो ऑक्टेट्स वो फिल करते हैं शेयरिंग करके, और हाइड्रोजन के केस पे ड्यूप्लेट को फुलफिल करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर एंड जनरली फाउंड बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे देखो F2 के बारे में एक एग्जांपल दिया है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब व्हेन ईच एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन डैश। ठीक है, अब यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग के बाद क्या हो रहा है, एफ के पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और दूसरे एफ के पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। लेफ्ट वाला एफ अपना एक डॉट देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, राइट वाला एफ अपना एक क्रॉस देगा जो कि एक इलेक्ट्रॉन है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो आपस में ये एक दूसरे का एक एक इलेक्ट्रॉन को म्यूचुअली शेयर करेंगे और यहाँ पे ये अपना बना लेंगे बॉन्ड विच इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ये कोसेल लुईस के द्वारा ही दी गई है, अगर इसको हम क्यूबॉइड के हिसाब से देखें। ठीक है, यूनिट सेल के हिसाब से बेसिकली, तो प्लेस करो सात 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 है उसके पास, डाला फॉर रीजन। ठीक, एक यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, टोटल कितने हो रहे हैं, छः सात, छः हुआ, ये सात इलेक्ट्रॉन हुआ, सेम यहाँ पे एक बनाओ। अब ये क्या करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको चाहिए एक पेयर के लिए, तो ये इसके साथ पेयर अप करेगा, ये इसके साथ पेयर अप करेगा, और ये कुछ ऐसा दिखेगा पेयर अप करने के बाद, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जहाँ पे मैं रेड मार्किंग कर रहा हूँ, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये बोलेगा कि हाँ भाई हम शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को ये दोनों शेयर कर लेंगे। ठीक है, ये या तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर बात करते हैं। व्हेन ईच एटम शेयर वन टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय डबल डैश। एग्जांपल O2 का है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा क्योंकि दो बॉन्ड है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर इसका भी वैसा ही है कुछ कुछ। और कॉसेल लुईस जो अपना दिया था अप्रोच क्यूब्स में, उसके हिसाब से देखें तो हम इसको कुछ ऐसे बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा था, एक साइड शेयर हो रहा था तो वो एक बॉन्ड बना रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो साइड शेयर हो रहा है ये, तो ये डबल बॉन्ड बना रहा है। अब बात करते हैं ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, when each atom share three electron represented by ट्रिपल डैश, एक दो तीन। ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, विच इज C2H2, वो भी एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। N2 को अगर हम देखें तो ये भी एक ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा क्योंकि इसके बीच में जितने भी हैं बॉन्ड्स, तीन बॉन्ड्स हैं।
अब इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखेगा कि ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और आ गए, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, 6 इलेक्ट्रॉन हर तरफ, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया बॉन्ड फॉर्म करके। ये डबल बार लिख दिया जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ध्यान रखिए कि इसका कॉफेल लुईस वाले के नहीं बना सकते हैं, क्योंकि देयर इज नो वे ऑफ हैविंग 2 क्यूब शेयरिंग 3 पैरेलल एजेस, ठीक है। 3 पैरेलल एजेस 2 क्यूब शेयर नहीं कर सकते। तुम क्या बोलोगे, अब डिबेट कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे जैसे किए हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके ऐसे करके और यहाँ पे एक लगा दें और तीनों को अलग अलग ऐसे रख दें, तो ये 3 एजेस शेयर कर लेंगे। नहीं, वैसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आफ्टर ऑल एक ही बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हम कैसे करेंगे, पूरा तो उसका फेस वो कवर कर लिया है ना, तो यहाँ पे भी कॉसल लुईस एक तरीके से फेल ही हो जाता है। ट्रिपल बॉन्ड के बारे में नहीं बता पाते हैं। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड को क्लासीफाई करेंगे बेस्ड ऑन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स रहेंगे जो कि पानी में डिसॉल्व हो पाएंगे, और नॉन पोलर रहेंगे जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इट इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे HF HCl HBr HI विथ ऑल द हैलोजेंस, हैलोजन के ग्रुप के साथ जितने भी हैं H बॉन्ड बनाएगा, और सब में H अपने पास इंड्यूस करेगा पॉजिटिव और हैलोजेंस को देगा नेगेटिव इंड्यूस। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन विल बी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ H। दीज आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक H2O, ठीक है। कोई भी पोलर सॉल्वेंट हम H2O ही ज़्यादा लेते हैं केमिस्ट्री में, बाकी पोलर सॉल्वेंट्स ज़्यादा उसी में यूज़ हो सकता है। H2 एक पोलर सॉल्वेंट है, तो ये HF HCl HBr HI ये जो भी है सब, ये आपस में पोलर सॉल्वेंट रहेंगे, H2O में डिसॉल्व हो पाएंगे। अब इन सब का अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू ClBr और I, और फिर रेस्पेक्टिवली वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर रहेगा। नेगेटिव चार्ज को भी अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो वही सेम रहेगा। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। इट इज फाउंड बिटवीन टू एटम्स हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर क्या है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो रहते हैं ये अनपोलर सॉल्वेंट होते हैं बेसिकली, तो ये नॉन पोलर, अनपोलर नहीं, तो ये पानी में डिजॉल्व या फिर किसी भी और पोलर मॉलिक्यूल पे, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो सकते, लाइक Cl2O2, ये सब नॉन डिजॉल्वेबल। पानी कभी भी ऑक्सीजन में डिजॉल्व नहीं होता है, ठीक है, बबल्स के फॉर्म पे रहता है, जो भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर और कोई फर्दर रिएक्शन करके निकलता है, ठीक है। O2H2 भी एक एग्जांपल रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। लुईस बेस शुड हैव अ लोन पेयर एंड लुईस एसिड शुड हैव अ वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। तो ये देख लो यार, ये C2H6 का स्ट्रक्चर है, तो ये C के बीच में जो बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है ये नॉन पोलर है, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम ही रहेगा, तो ये आपस में जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे एक दूसरे का ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, एक दूसरे को स्टेबल करने के लिए, वो नॉन पोलर बॉन्ड फॉर्म करना। बट यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन है, ये इतना पार्ट, ये इतना जो सर्कल के अंदर का पार्ट है ये डिजॉल्व नहीं होगा पानी में, बट ये जो साइड वाला पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दोनों पार्ट डिसॉल्व हो जाएंगे पानी में, क्योंकि ये वाले बॉन्ड्स रहेंगे, यानी डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि ये सब H टूट के निकल जाएगा, ठीक है। ये सारा H यहाँ से ऐसे ऐसे टूट जाएगा, ये भी ऐसे टूट जाएगा सारा। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर, इसको डेटिव बॉन्ड भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट का मतलब क्या होता है, अनइक्वल शेयरिंग होता है यहाँ पे, इनके साथ पार्शियलिटी होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है एक एटम पूरा ही गरीब रहता है, उसको दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका बहुत रहता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रहता है, वो पूरा दान पुण्य करता है, ठीक है। और बेसिकली इसमें इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर भी होता है। A coordinate bond between two atoms or between two species is formed by sharing of an electron pair where the share electron pair is given by one atom but shared by both। क्या बोल रहा है, डायरेक्ट एग्जांपल से देखते हैं। सपोज हम NH3 ले रहे हैं, ठीक है, और BF3, ये दोनों को हमको एक बॉन्ड बनाना है, तो N के पास लोन पेयर का
रहेगा, लोन पेयर रहेगा, तो वो क्या करेगा, वो जो इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो ऐसे डायरेक्ट बोरोन को दे देगा। क्यों? क्योंकि भाई तू ले और अपना सुख पे रहे। ठीक है, तो इसको ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो मतलब एरो डिनोट्स डोनर, मतलब एरो का जो टेल रहेगा ना वो डोनर को डिनोट करेगा, और एरो का जो स्पाइक रहेगा, ठीक है, वो एक्सेप्टर को डिनोट करेगा, विच रिप्रेजेंट्स कि हम डोनर से एक्सेप्टर को दान दे रहे हैं, और वो जो बनाएगा सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और NH3 हमारा डोनर मॉलिक्यूल रहेगा और BF3 हमारा एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रहेगा। एक और एग्जांपल जैसे CO, ठीक है, ये जो दोनों है ये इक्वली है, सेम है। यहाँ पे हम इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से दिखाएं, इसको हमने तो खाली कोवेलेंट बॉन्ड के हिसाब से दिखाएं इस वाले को। ठीक है, दीज आर द वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि हाँ यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसका नेगेटिव ले लिया ना, नेगेटिविटी थोड़ा शेयर कर लिया, अपने पास रख लिया, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वहां से निकला है इलेक्ट्रॉन तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। They both are the ways of representing a coordinate covalent bond in a CO molecule. हम बात करते हैं, डोनर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लुईस बेस एंड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड लुईस एसिड। ठीक है, डोनेट NH3 जो है हमारा वो लुईस बेस इसीलिए होता है क्योंकि वो अपना लोन पेयर जो है डोनेट कर देता है, किसको? किसी को भी जो रिक्वायरमेंट रहेगा। और BF3 जो है हमारा वो लुईस एसिड रहता है क्योंकि वो एक्सेप्ट कर लेता है। Dative bonds are formed after the pairing of all unpaired electron is completed in its octet, explanation in NO2 आएगा आगे। ठीक है, formation of coordinate bond is Lewis base reaction। ठीक है, Lewis acid base reaction। क्या बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन रहेगा ना हमेशा वो एक एसिड लुईस एसिड बेस रिएक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लुईस बेस है और ये जो है हमारा लुईस एसिड है, तो ये एसिड बेस रिएक्शन होगा यहाँ पे। बेस जो है एसिड के साथ यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है बॉन्ड फॉर्म करके। डोनर एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन लोन पेयर एंड एक्सेप्टर एटम मस्ट हैव एटलीस्ट वन वैकेंट ऑर्बिटल, ताकि वहाँ पे डोनेशन वगैरह हो सके और एक्सेप्टेंस भी हो सके। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, मैं डिटेल पे डिस्कस नहीं करूँगा, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको डिटेल पर डिस्कशन करूँगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे जा रहा है, बेसिक सा चीज़ है बहुत। NH3 को अगर हम देखें विच इज NH4 बेसिकली। ठीक है, तो एक इसको लुईस बेस कर सकते हैं, इसको लुईस एसिड बोल सकते हैं, फिर ये ऐसे कुछ बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ तो नहीं रहेगा। सेकेंड एग्जांपल देखेंगे O2O3 का, ओजोन का। तो ये ऑक्सीजन का एक O2 के साथ एक ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, जो भी है वो एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। NH3 और BF3 को अगर हम देखें, ठीक है, तो NH3 और BF3 को हम ऊपर डिस्कस कर लिए। SO3 को अगर हम देखें तो ये भी अलग, बाकी के जो दो ऑक्सीजन है यहाँ पे ऐसे नॉर्मली लुईस अपने हिसाब से लुईस ये इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर करेंगे, और बाकी यहाँ पे अलग से जो ऑक्सीजन रहेगा, तीन ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन यहाँ, तो बाकी को दो को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। तो ये ऐसे दिखेगा कि ये इधर डबल बॉन्ड है और एक एक बॉन्ड यहाँ यहाँ है। ठीक है, H3O प्लस को भी देखते हैं, ये भी एक पोलर सॉल्वेंट होता है बहुत अच्छा, ये भी कुछ ऐसे रहेगा। फिर PH4 प्लस ऐसे ही, Cl4 माइनस भी वही, I3 माइनस भी वही, Bf4 माइनस भी वही, N2O में भी अगर हम देखें तो कुछ कुछ ऐसा ही होगा N2O में। ठीक है, तो N अपने आप अपने साथ म्यूचुअली शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन, और जो फिर बचेगा इनका वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे, वैकेंट बोल रहा हूँ, लोन पेयर बचेगा वो ऑक्सीजन के वैकेंट ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। SiF6 माइनस को भी वही हम सेम दिखा सकते हैं, यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। BF4 2 माइनस में भी वही है, SO2 यहाँ पे सेम चीज है, CO2 प्लस और 4NH3। CO2 प्लस क्या रहेगा हमारा लुईस एसिड रहेगा, NH3 क्या रहेगा हमारा लुईस बेस रहेगा।
CF4+2F माइनस, यहाँ पे कोई पॉसिबल नहीं होगा बॉन्ड फॉर्मेशन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे कोई वैलेंट ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, BH4 माइनस को भी हम वैसे ही कुछ देख सकते हैं, Al4 माइनस को। KNC में भी क्या होगा, इसको हम आइंस के फॉर्म पे देखेंगे तो K प्लस रहेगा और NC के बीच में एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, लेकिन एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो इसको भी हम फर्दर रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे भी कर सकते हैं कि N के ऊपर प्लस चार्ज और C के पास प्लस माइनस चार्ज, और KNC को अगर हम तोड़ें तो K प्लस अपने पास पूरा एक चार्ज रखेगा और NC के पास एक नेगेटिव रहेगा। ये सब इंटरमॉलिक्यूलर है, अभी बताऊंगा यहाँ। ठीक है, SnCl3 माइनस और SN3 टूटेगा तो क्या इसको बोलते हैं SnCl2 और Cl माइनस अलग से। Cl माइनस जो है वो अपना लोन पेयर इसको दान देगा Sn को, कि ले भाई तू अपना बना। सिग्मा डेटिव बॉन्ड्स आर इंटरमॉलिक्यूल एंड पाई डेटिव बॉन्ड्स आर इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब क्या, वो मॉलिक्यूल के अंदर अंदर ही एक मॉलिक्यूल वो इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर क्या हो रहा है कि वो अलग से एक मॉलिक्यूल को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। ठीक है, ये समझ में आया, बहुत बेसिक्स है। तो ये था हमारा लेक्चर 2 केमिकल बॉन्डिंग का। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है और बहुत अच्छे से समझना है, ताकि आगे के लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो समझने के लिए। ठीक है, तो ये लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।